नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर ऋषिकेश से है। मेयर पद पर काबिज होने के बाद पहली बार शंभू पासवान ने व्यापारियों के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित करने को बैठक की है, जिसमें मेयर ने व्यापारियों से शहर की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया है। रेलवे रोड स्थित एक होटल में आयोजित हुई इस बैठक में व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा ने सड़कों पर घूम रहे आवारा गौवंश नाली में आगे हो रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की मांग की है। गोविंद नगर में बने डंपिंग ग्राउंड में भी जल्द से जल्द हटाने की उसे मांग की गई है और इस मांग को दोहराया गया है। कार्रवाई में व्यापारी की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया गया। व्यापारी विवेक तिवारी और मनोज कालरा ने सफाई व्यवस्था में कमी पर नाराजगी जाहिर की है। शहर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की मांग सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। वहीं व्यापारी विनोद कोठारी ने हवा में झूलती बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने एवं बाजार खुलने से पहले नालियों की साफ सफाई दुरुस्त करने की मांग की है। नवल कपूर ने त्रिवेणी घाट की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त और साथ ही आस्था पथ पर सामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस के सहयोग से पिकेट स्थापित करने की मांग की। जो आज संवाद का कार्यक्रम व्यापार मंडल के द्वारा रखा गया है, ये कहीं ना कहीं एक संवाद जो बीच में छूट गया था, जो कि बीच में प्रशासक बैठ गए थे नगर निगम में, फिर चुनाव हुए, उसके बाद निरंतर एक प्रयास रहा कि एक संवाद बैठाया जाए व्यापारियों के और नगर निगम के बीच में, वो नहीं हो पाया। उसकी आज एक नई शुरुआत करी है हमने इस नए कार्यकाल में और मुझे लगता है कि एक सकारात्मक दिशा की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा कई सारे सुझाव रखे गए हैं और उस पे महापौर और सहायक नगर आयुक्त दोनों के द्वारा बड़ा सकारात्मक एक रिएक्शन दिया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार इन बातों को आगे लेके जाया जाएगा और एक कॉमन कंसेंसस पे आके व्यापारी और हमारा जो नगर निगम है साथ में मिलकर किस प्रकार से हमारे ऋषिकेश को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, एक नए विकास के रूप एक मॉडल तैयार किया जा सकता है, उस पर कार्य करेंगे। देखिए, आज का शाबाश कार्यक्रम जो हो रहा है यह निगम में प्रमुख रूप से सफाई को लेके किस प्रकार सफाई में लोग समस्याएं आ रही हैं, प्लस जो अतिक्रमण का मुद्दा हमेशा छाया जाता है, लेकिन इसके कूड़े का पहाड़ का जो मुद्दा है और एक ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनना है उसके संदर्भ में है। तो उसके संदर्भ में व्यापारी लगातार गंगा जी की सफाई हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है, तो उसी के लिए था कि सफाई कर्मचारी है तो किस प्रकार से सफाई करवाई जाए। इस समस्या ऋषिकेश में जो गंदगी दिखती है, आप लोग लेकर त्रिवेणी घाट पर जाते गंदगी दिखती है, ये गंदगी पूरे शहर में, त्रिवेणी घाट ही नहीं पूरे शहर में सफाई होनी चाहिए। मतलब जो कूड़ेदान जो आप देख रहे हैं विगत कई वर्षों से नगर निगम को गंगा विभाग द्वारा जमीन भी दे दी गई पर बावजूद कूड़ेदान को लेकर सफाई नहीं हो पा रही है। कूड़ेदान बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसको लेकर क्योंकि पूरे शहर में गंदगी का प्रकोप भी रहता है और सीजन में गर्मियों के सीजन में बीमारियां बहुत लगती हैं। एक प्रमुख मुद्दा यह है तथा व्यापारियों का एक मुद्दा विशेष रूप से यह है जो गंगा कॉरिडोर की चर्चा चल रही है, उन पर व्यापारियों बड़ी भ्रांतियां हैं कि यह रोड टूटेगी, वो रोड टूटेगी, इतने दुकानदार को नुकसान होगा। तो एक प्रमुख मुद्दे यही थे कि व्यापारियों को आप संतुष्ट कीजिए किस प्रकार उनका इस कॉरिडोर से नुकसान नहीं होगा। आज का विषय इसी बात को लेकर। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़मीरपुर में 18 जनवरी को हुए सनसनीखेज लैब कर्मचारी हत्याकांड से पुलिस ने करीब 11 महीने बाद पर्दा उठा दिया है। इस अंधे हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी होमगार्ड अभिमन्यु को गिरफ्तार किया है, जिसने प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गोली मारकर हत्या करने की बात कबूल की है। रानीपुर कोतवाली में आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बहादुराबाद स्थित पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले 21 वर्षीय वसीम का शव 18 जनवरी को सड़क किनारे पड़ा मिला था। शुरुआती जांच में मामला सड़क हादसा माना गया, लेकिन सुपुर्दे खाक से पहले शव को नहलाते समय कमर में संदिग्ध निशान मिलने पर परिजनों को शक हुआ। हरिद्वार एसएसपी ने बताया कि लंबे समय तक सुराग न मिलने पर मामले की जांच एसपी सिटी के नेतृत्व में विशेष टीम ने सौंपी गई और पुराने साक्ष्यों को दोबारा जांच और संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस ने सोमवार को अभिमन्यु को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका एक महिला होमगार्ड से प्रेम संबंध था और वसीम द्वारा महिला को परेशान किए जाने से वह नाराज था और इसी रंजिश ने उसने हत्या की साजिश रची थी और 18 जनवरी को लैब से लौट रहे वसीम को तमंचे से गोली मार दी थी। हुई थी और मेरे साथ पुलिस ने बहुत बढ़िया सहयोग किया। मेरा पुलिस ने बहुत आभारी हूँ मैं उत्तराखंड पुलिस का। नहीं तो 11 महीने बाद मैं भी खुद छोड़ चुका था कि मेरे बच्चे का केस नहीं खुलेगा, लेकिन पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया।
मुझे ये कहा कि मजदूरी कर, तो अपने बच्चे पाल, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। किसी नेता के पास नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, जो कुछ करेंगे हम करेंगे। तू बेफिक्र होकर अपनी मजदूरी करो, अपने बच्चे पाल लो। इसलिए मैं पुलिस का बहुत बहुत उभारी हूँ, बहुत ज़्यादा सब संतुष्ट हूँ जी। रानीपुर के गढ़मीरपुर निवासी वसीम, जिसकी 17 जनवरी 2025 को गोली मार के हत्या कर दी गई थी और पिछले एक साल से ये केस अनवर्कड आउट अभी चल रहा था। पिछली लगातार क्राइम मीटिंगों में इस पर चर्चा होती थी और विशेष टास्क इसमें जो हमारी टीम है, इसमें CIU की यूनिट है, हमारे ASP हैं, हमारे थाना पुलिस है, SP सिटी SP क्राइम, सभी लोगों ने इस पर मेहनत करी। एक जो बात इसमें था, जो ये वसीम है ये संविदा में कार्यरत था, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन का काम करता था और कोई जाहिरा इसकी इस प्रकार से कोई रंजिश नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन एक बात जो बार बार नज़र आई थी कि एक स्कूटी जिससे इसको लगातार पीछा किया जा रहा था, तो पुलिस ने बैक ट्रैक करते हुए उस स्कूटी के बारे में और जितने भी इसके नियर डियर लोग थे उसकी इस प्रकार की इस कलर की स्कूटी को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। तो ये बात सामने आई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अभिमन्यु पुत्र अर्जुन है, जो उसके लगातार संपर्क में भी था और होमगार्ड में वो भर्ती भी रहा है। एक महिला मित्र को लगातार ये जो हमारा मृतक है इसके द्वारा फ़ोन पे मैसेजेस करके परेशान किया जा रहा था, उसको लेके उसके मन में एक रंजिश चल रही थी, जिसका फ़ायदा उठा के पूरी रेकी के साथ 17 जनवरी को उसके द्वारा इसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने कल अभियुक्त को हिरासत में लिया था, उससे पूछताछ करने के बाद उसके द्वारा समस्त घटनाओं को स्वीकार किया है और जिस असलहे से ये हत्या की गई थी पुलिस ने उसको भी बरामद किया है। इस प्रकार से एक साल से ये जो अनवर्कड आउट केस था ये बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट आउट हुआ है, इसमें मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और जो मेरी स्तर से इनाम के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा इसको विवेचनाओं में उत्तम विवेचना के लिए से सम्मानित किया जाना चाहिए। देखिए, कोई जाहिरा रंजिश उस लड़के के सामने नहीं आ रही थी और लगातार हम लोग अलग अलग एंगल पर बात कर रहे थे, लेकिन एक बात जो उसकी स्कूटी का जरूर सामने आया था, उसका नंबर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, उसमें एक व्यक्ति ही दिखाई दे रहा था, बहुत हेजी सा, क्योंकि रात के समय की ये घटना है। इसलिए कई लोगों से इस संबंध में पूछताछ की गई, उसके गांव के लोगों से, उसके आसपास जिस वर्क प्लेस में वो काम करता है उसके आसपास जितने भी संदिग्ध लोग हमें नज़र आए थे सबसे पूछताछ की जा रही थी। ये वाला एंगल कि वो एक पूर्व में एक महिला के संपर्क में था, ये बहुत बाद में इस बात का खुलासा हुआ, उसी को लेकर पुलिस आगे बढ़ी, तब इसका निश्चित तौर पर एक उत्तम खुलासा किया गया। पूरी टीम को बधाई भी देता हूँ और मेरे स्तर से इसको इनाम की भी घोषणा की जाएगी। साथ में मैं IG सर और DG सर को भी इनके लिए एक साइटेशन यहाँ से भेजूँगा, क्योंकि पूरी टीम ने बहुत ही कम समय में और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इस केस को वर्कआउट किया। जो महिला बताई जा रही है, देखिए, जो महिला इसमें होमगार्ड की भूमिका की बात है उसको भी हम लोगों के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, वेरीफाई किया गया है। अभी तक कोई जाहिरा इस प्रकार से हमें संदिग्धता नहीं प्रतीत हुई है, क्योंकि विवेचना भी प्रचलित है। आगे जिस भी प्रकार से एविडेंस आएंगे उसका लोड कर। खबर ऋषिकेश से है, जहां नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट ने देवप्रयाग निवासी खुशीराम एक दिव्यांग की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। दिव्यांग को ट्रस्ट की ओर से एक ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गई है। ट्राई साइकिल मिलने पर दिव्यांग ने ट्रस्ट की अध्यक्ष नीरजा गोयल का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट दिव्यांगों की समय समय पर मदद करता रहता है। इसी कड़ी में देवप्रयाग में रहने वाले दिव्यांग खुशीराम ने सोशल मीडिया पर संस्थान से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई है। मामला संज्ञान में आने के बाद संस्थान के अध्यक्ष नीरजा गोयल ने मदद का भरोसा दिया और आज माया कुंड के सामुदायिक भवन में एक छोटा सा कार्यक्रम के बीच दिव्यांग को ट्राईसाइकिल देकर उसकी हौसला अफजाई की गई है। भविष्य में भी मदद का भरोसा दिलाया गया और साथ ही नीरजा गोयल ने बताया कि यह खुशी दिव्यांग और साथ ही दिव्यांग होने के कारण क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इससे वह भली भांति समझती है, इसीलिए उन्होंने दिव्यांगों की मदद के लिए एक बीड़ा उठाया है और इस बीड़े को वह पूरी करने की कोशिश में लगी है। ट्राईसाइकिल मिलने से दिव्यांग खुशीराम ने संस्था का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह गरीब और साथ ही देवप्रयाग के पास गाँव में छोटा सा रोजगार करते हैं। बहन, आपका जो संस्था है वो लगातार दिव्यांगों के लिए कार्य कर रही है और बिना सरकारी सहयोग के आज भी एक दिव्यांग की मदद के लिए आपने हाथ आगे बढ़ाया है। किस प्रकार से मदद के लिए आपके पास गुहार पहुंची और किस प्रकार से आप उनकी मदद कर रहे हो? सर, ये नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से खुशीराम जी हैं, देवप्रयाग के हैं और इनका मेरे से 1 से 1.5 महीने पहले बातचीत हुई थी, तो इन्हें संस्था की तरफ से एक ट्राईसाइकिल भेंट की गई है।
ये काफ़ी परेशान थे। इन्हें मतलब चाय की इनकी छोटी सी दुकान है, उसमें आने जाने के लिए घर से इन्हें दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था। उसी को देखते हुए इन्होंने हमसे बात की तो हमने इन्हें एक ट्राईसाइकिल आज ही भेंट की है। दिव्यांगों की मदद के लिए जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, वो आपसे संपर्क कैसे करते हैं? अगर और कोई दिव्यांग को आपसे संपर्क करना चाहे, कैसे आपके पास आएगा? सर हमने वैसे ऑनलाइन फेसबुक यूट्यूब सबके माध्यम से हमने इसको प्रचार कर रखा है कि किसी भी दिव्यांग को ज़रूरत है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी सामाजिक लोग जो हैं वो भी जानते हैं कि मैं इस क्षेत्र में काम करती हूँ, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कांटेक्ट करके मेरे पास इनको जो ज़रूरतमंद लोग हैं यहाँ पे संपर्क कराते हैं। लोकतंत्र की सबसे पहली और मजबूत दहलीज यानी ग्राम पंचायत की चौपाल से आज विकास की एक नई गूंज सुनाई दी है। रामनगर विधानसभा की ग्राम पंचायत माधलनन चौड़ की, जहां पंचायत चुनाव के संपन्न होने के बाद आज पहली बार खुली बैठक का शानदार आगाज हुआ। दशकों से ग्राम पंचायत की इस खुली बैठक का अपना एक ऐतिहासिक महत्व होता है, क्योंकि यही वो मंच है जहां गांव की समस्याओं को किसी दफ्तर की फाइलों में नहीं बल्कि जनता की मौजूदगी में सीधे पटल पर रखकर पास किया जाता है। आपको बता दें, इस बैठक में आज एक अलग ही उत्साह देखने को मिला, जहां शासन प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने एक पूरा प्रतिनिधिमंडल जनता के सवालों का जवाब देने और गांव की तस्वीर बदलने के लिए मौजूद रहा। और इस खास मौके पर स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने शिरकत की और उन्होंने न केवल जनता की समस्याओं को सुना बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का पिटारा भी खोला है। विधायक ने विस्तार से बताया कि कैसे धामी सरकार की योजनाएं आज पहाड़ से लेकर मैदान तक हर गरीब और जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। और साथ ही आज की यह बैठक इस बात का प्रमाण थी कि जब जनप्रतिनिधि और जनता एक साथ बैठते हैं तो विकास की राह और भी आसान हो जाती है। देखिए, पंचायत राज में पंचायतें जो होती हैं, ग्राम सभाएं जो होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण इनका रोल होता है। जितनी भी योजनाएं सरकार की होती हैं वो ग्राम पंचायतों से शुरू होती हैं। हम उतना महत्व लोग देते नहीं हैं, लेकिन देना चाहिए। आज बहुत अच्छा लगा कि माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, अपनी अपनी समस्याएं लेकर, और विभाग ने भी अपने विस्तार से कि किस प्रकार से हम अपने पहचान पत्र बना सकते हैं, आधार कार्ड बना सकते हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और बच्चों के जो वजीफे हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी विस्तार से यहाँ पर बताई है, क्योंकि ये पंचायतों से ही शुरू होती है। और बहुत अच्छा लगा कि लोगों में जागरूकता है कि अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, जो समस्याएं आई हैं, जो आगे जाके यहाँ से प्रस्ताव जाएंगे, एसडीएम साहब जिले तक जाएंगे, जिले से प्रदेश तक जाएंगे, तो उन पर कहीं न कहीं उन पर कार्रवाई होगी। और मैं सोचता हूँ कि अधिकांश जो समस्याएं आई हुई उनका निदान तुरंत ही हो जाएगा। झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति का बिजली कटौती को लेकर गुस्सा देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों के परिसरों की बिजली लाइन खुद खंभे पर चढ़कर काट दी। इस दौरान विधायक लाइनमैन के रूप में पीछे प्लास लगाए नजर आए। बताया गया कि देहात क्षेत्र में सुबह सुबह बार बिजली गुल होने की शिकायत लगातार मिल रही थी। इसे लेकर विधायक वीरेंद्र जाति ने पूर्व में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से वार्ता कर व्यवस्था सुधारने के लिए 3 दिन का समय दिया था। तय समय सीमा पर पूरा होने के बावजूद भी बिजली आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। समय सीमा समाप्त होने के बाद विधायक ने विरोध स्वरूप यह कदम उठाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो जेई, एसडीओ समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की बिजली लाइन काट दी जाएगी। देखिए, मेरी आप मजबूरी पूछ रहे हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। जनता ने मुझे चुन रखा है और जनता की मजबूरी, जनता का दर्द मेरा दर्द। देखिए, जब घर में बिजली नहीं होगी, आपके ही घर में आप मान लीजिए कि सुबह बिजली नहीं है 5 बजे से 6 बजे से, आप कैसे नहाओगे? कैसे आपके बच्चे स्कूल में तैयार होकर के जाएंगे? कैसे, अगर आप किसान हैं, ये किसान भाई हमारा मजदूर भाई है, सुबह पशुओं के लिए चारा काटना है तो कैसे काटोगे? अगर आप किसान हो तो आपके फसलों का सिंचाई का सीजन चल रहा है, कैसे आप अपने गेहूं में पानी लगाओगे? आपने डाई भी डाल दी, खाद भी डाल दी, बीज भी डाल दिया और आपकी फसलें भयंकर सर्दी में बिना पानी के बर्बाद हो रही हूँ, आप देख पाओगे? तो भाई किसान का दर्द, आम आदमी का दर्द,
एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझसे भी नहीं देखा जाता और मैं भी नहीं देखता हूँ। इसलिए मुझे इतने कड़े कदम उठाने पड़े। मैंने पहले ही एक्शन अधिशासी अभियंता जो अधीक्षण अभियंता थे हमारे एससी साहब, जो अभी मेरे ख्याल से 20 दिन पहले हमने उनको चेतावनी दी थी कि अगर आप हमारी बिजली सही करा देते हैं तो ठीक है, अगर सुबह की रोस्टिंग और ये सब सारी चीज़ें ऐसे ही रही तो मजबूरन आपको एहसास दिलाने के लिए मुझे आपकी बिजली आकर के काटनी पड़ेगी। मैंने उनको पहले ही चेता दिया था। देखिए, लिपा पोती जो एक शब्द है ना, मैं इसके लिए वो इस्तेमाल करूँगा कि जब एक बहुत बड़ी कंपनी में बिजली चोरी पकड़ी जाती है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी और मैं कहता हूँ बड़े लेवल के उच्च अधिकारी तक मुझे संदेह है कि इसमें इन्वॉल्व शायद हों। मेरे पास साक्ष्य नहीं है तो मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर विद्युत चोरी होती है और इतने बड़े पैमाने पर विद्युत चोरी पर भी FIR दर्ज नहीं होती, उसमें कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये इस बात का सूचक है, इस बात का द्योतक है कि बिजली चोरी जानबूझ करके विभाग करा रहा है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण की 123वीं किसान दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई है, जिसमें मंगलौर विधानसभा के लोग भारी संख्या में इकट्ठा हुए। इस मौके पर काजी निजामुद्दीन ने देश की सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन उनके पिता के समय से मनाया जाता है और साथ ही उन्होंने झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों के घरों की बिजली काट देने की सराहना करते हुए कहा कि विधायक का फैसला बहुत ठीक आ रहा है। अगर अब भी विद्युत व्यवस्था नहीं सुधरी तो आगे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी सिर्फ गरीब जनता का शोषण करते हैं, जबकि उद्योगपति को वहां गरीब के हिस्से लाइट बेचने का काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी के नेतृत्व में और फिर अब हम सब लोग मिलकर यहाँ चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाते हैं और हम सब लोग उनकी विचारधारा पर चर्चा करते हैं और उस विचारधारा को हम लोग मानने की कोशिश करते हैं। और आज सभी लोग यहाँ इलाके के जिम्मेदार लोग यहाँ उस विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग इकट्ठे हुए और सभी लोगों ने यहाँ अपना विचार रखे कि ये किसान विरोधी वोट चोरी की सरकार जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के विपरीत चलती है, जो किसान और मजदूर और लघु उद्योग और कामगार के विरुद्ध में काम करती है, उसको उखाड़ने का और हटाने के लिए सभी लोग प्रयासरत रहेंगे। और सभी लोग चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा में विश्वास रखने वाली कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ सभी लोग मिलकर काम करेंगे। बड़ी मजबूरी में एक एक्सट्रीम स्टेप झबरेड़ा विधायक जी ने उठाया है और वो हल्के में उसको नहीं लिया जा सकता। कोई तो मजबूरी होगी जो विधायक जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। बहरहाल चोट भी लग सकती थी, करंट भी लग सकता था और जान की हानि भी हो सकती थी, लेकिन विधायक जी ने ये एक कदम उठाया है। हम सब लोग उनके साथ हैं। अघोषित बिजली कटौती बिजली विभाग नहीं कर सकता। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बड़ी मशीनरी का फेलियर अगर होता है और उसके बाद अघोषित बिजली कटौती होती है तो जनता समझती है, हम लोग समझते हैं, उसमें सब लोग सब्र से काम लेते हैं। लेकिन अघोषित बिजली चोरी अगर आदत बना ले बिजली विभाग और वो बिजली चोरी, वो बिजली कटौती अगर आदत बना ले तो वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब वो अघोषित बिजली जो कटौती होती है वो एक दिन 2 दिन निभाई जा सकती है, लेकिन वो छोटे उपभोक्ता जो आम आदमी है उसके हक की बिजली काटकर उद्योगों को अगर बिजली विभाग देगा तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और फिर इस लड़ाई को लंबा लड़ा जाएगा। जो छोटा उपभोक्ता है अगर उसके घर कहीं एक तार में कट मिल जाए तो कई गाड़ियां पुलिस की उसके घर आती हैं और कई अधिकारी उसके घर आते हैं गाड़ियां भर कर और उसके खिलाफ मुकदमा कायम करते हैं और 50,000 और लाख रुपए के जुर्माने उसके ऊपर लगते हैं और जाने क्या क्या उसके ऊपर आयद किया जाता है। लेकिन करोड़ों रुपए की बिजली चोरी अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक फर्नेस में पकड़ी गई थी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बिजली चोरी कहाँ से आ रही थी? वो सामान्य उपभोक्ता का हक था और उस हक को अगर बिजली विभाग खत्म करेगा तो फिर ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। देखिए, मेरी आप मजबूरी पूछ रहे हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे चुन रखा है
और जनता की मजबूरी, जनता का दर्द, मेरा दर्द। देखिए, जब घर में बिजली नहीं होगी, आपके ही घर में आप मान लीजिए कि सुबह सुबह बिजली नहीं है 5 बजे से 6 बजे से, आप कैसे नहाओगे? कैसे आपके बच्चे स्कूल में तैयार होकर के जाएंगे? कैसे, अगर आप किसान हैं, ये किसान भाई हमारा मजदूर भाई है, सुबह सुबह पशुओं के लिए चारा काटना है तो कैसे काटोगे? अगर आप किसान हो तो आपके फसलों का सिंचाई का सीजन चल रहा है, कैसे आप अपने गेहूं में पानी लगाओगे? आपने डाई। खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी भूमि और साथ ही परिसंपत्तियों पर किसी भी हाल में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर प्रशासन ने आज एक अहम बैठक की और मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में डाम कोठी में अतिक्रमण एवं स्वच्छता अभियान को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। बैठक में नगर निगम, NHIA और साथ ही सिंचाई विभाग, उप जिलाधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद की सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों पर किए गए सभी अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर तत्काल हटाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अपनी अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने और नालों, नहरों के आसपास सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सड़क किनारे हुए अतिक्रमण हटाने और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सफाई कराने को कहा गया है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और साथ ही हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाना हमारी प्राथमिकता है। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने मुख्य नगर आयुक्त के साथ अमरापुर घाट और शंकराचार्य चौक का निरीक्षण किया। कुंभ मेले को देखते हुए जितने भी हमारे यहाँ पर सरकारी ज़मीनें हैं, भले वो यूपी सिंचाई की हो, उत्तराखंड सिंचाई की हो या फिर हमारे NH के जो रास्ते हैं, उन सबको सुव्यवस्थित हो और वहाँ पर अतिक्रमण बिल्कुल ना हो, इसी को लेकर सभी जगह अभियान चलाया जा रहा है। आज भी एक समीक्षा बैठक की गई जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को मिशन स्तर पर एक कार्य करने को कहा गया है कि वो सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ करें। जहाँ जहाँ अतिक्रमण ऑलरेडी चिन्हित कर लिया गया है वहाँ पर नोटिस देते हैं ताकि आने वाले समय में अतिक्रमण हटाएं। NH को भी बोला गया है कि नेशनल हाईवे के आसपास, क्योंकि अभी घना कोहरा आदि की संभावना है और एक्सीडेंट्स की भी प्रोन हो जाता है, तो अतिक्रमण बिल्कुल ना होने दें नेशनल हाईवे के आसपास, जिससे कि कोई एक्सीडेंट की चांसेस ना हो। और इसके अतिरिक्त जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो समस्या रहती है हमारे हर की पौड़ी और उसके आसपास, वहाँ पर नगर निगम के द्वारा एक प्लान बनाया गया, उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है कि कैसे आने वाले मेलों में या स्नानों में हम कचरा प्रबंधन और बेहतर कर सकेंगे। सभी के द्वारा सफाई अभियान में योगदान दिया जा रहा है, उसके बारे में भी आज विस्तृत समीक्षा की गई है कि कोई भी इनके एरिया में जिस भी विभाग का जो भी क्षेत्र हो, वहाँ पर कोई भी कचरे का ढेर आदि ना दिखाई दे, कचरे का प्रॉपर निस्तारण हो, इसीलिए सभी लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करें। भागलपुर के सबौर थाना अंतर्गत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधी कर्मियों को अवैध हथियार एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में सबौर थाना परिसर में नगर पुलिस अधीक्षक श्री शुभांग मिश्रा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पूरे मामले की जानकारी दी गई। और नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पवन कुमार पिता राजेंद्र मंडल और साकिन राजा दीनपुर और थाना सबौर को एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे आरोपी कोको मंडल पिता बसंत मंडल ग्राम ईदमपुर और साथ ही थाना घोघा को 1 देसी बंदूक, 2 देसी कट्टा एवं 45 जिंदा कारतूस के साथ विधिवत गिरफ्तार किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। छापेमारी के दौरान सबौर थाना अध्यक्ष सूबेदार पासवान, मनीष कुमार, शशांक कुमार, अनिल कुमार शामिल थे। रखे हुए ऐसी सूचना मिल रही है। अभी तक कहाँ से ये लोग आर्म्स लेकर आए हैं इस संबंध में हमको पूछताछ करना बाकी है। आपराधिक इतिहास के संबंध में हम लोगों ने अलग अलग थानों से पूछताछ करी है, घोघा थाने में भी बात करी है। अभी तक इनका आपराधिक इतिहास नहीं निकला है, लेकिन ऐसा संभव है कि किसी अन्य थाने में इनका आपराधिक इतिहास दर्ज हो, तो अभी हम उसके विषय में पता लगा रहे हैं। क्षेत्र अंतर्गत सूचना मिल रही थी कि दियारा क्षेत्र में कई लोग आर्म्स रखे हुए हैं। 22 तारीख को पुख्ता सूचना मिली कि कुछ लोगों के घर पर अगर रेड की जाए तो आर्म्स मिल सकते हैं, तो वहाँ पर STF टीम के साथ टीम बनाकर भागलपुर पुलिस ने छापेमारी करी रात को जाकर। वहाँ पर 22 तारीख को कुछ 3 आर्म्स मिले हैं, देसी कट्टे, और 1 बंदूक मिली है, 47 जिंदा कारतूस मिले हैं। इस छापेमारी में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, पवन कुमार पिता राजेंद्र मंडल और दूसरे हैं कोको मंडल पिता बसंत मंडल। पवन कुमार के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है
कोको मंडल के पास से 1 देसी बंदूक, 2 देसी कट्टा और 45 जिंदा कारतूस बरामद हुए। संभवतः वहां पर दियारा क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कुछ गुट कार्यरत हैं, जिनके आपस में विवाद के चलते और ज़मीन के वर्चस्व को लेकर लगातार वहां पर सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग के द्वारा आर्म्स रखा जा रहा है और संभावना है कि वहां पर किसी प्रकार की घटना हो सकती है। उसी घटना की सूचना के सत्यापन और अग्रता कार्रवाई में ये रेड और छापामारी की गई है और आगे भी जो सूचना मिलेगी और जो इस तरीके की कार्रवाई होगी वो लगातार जारी रहेगी। क्या ये सर ये लोग आपराधिक इतिहास? कानपुर पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीते दिनों नौबस्ता थाना क्षेत्र में अलग जगह से महिला और पुलिस ने चैन से लूट कर भाग रहे लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भाग रहे लुटेरों को पुलिस ने दौड़कर पकड़ा है। आपको बता दें 3 लुटेरों में से 2 पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, एक मौका देखकर फरार हो गया। राहुल नाम के लुटेरे पर पूर्व में उन्नाव में दर्ज है लूट, रेप और साथ ही गैंगस्टर से जुड़े मुकदमे। आपको बता दें बीते 27 महीने से जेल में रह चुका है लुटेरा राहुल। पकड़े गए लुटेरे के पास से पुलिस ने एक चेन और साथ ही 5,260 रुपए किए बरामद। देखिए, विगत दिनों में थाना नौबस्ता क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की 2 घटनाएं हुई थी। एक घटना 17/11/25 को और दूसरी घटना 7/12/25 को घटित हुई थी। इन दोनों घटनाओं के संबंध में FIR थाना नौबस्ता पे दर्ज थी। पहले प्रकरण में जब एक महिला अपने घर के बाहर साफ सफाई का कार्य कर रही थी तो इन्होंने किसी का उससे पता पूछा और उसके बाद उसके गले की चेन खींच करके लोग भाग गए थे। इसके अलावा एक पुरुष उदल सिंह, उनसे भी ये इसी पता पूछने के बहाने से उनके पास गए और उनकी चेन वहाँ से खींच लिए थे और लूट करके वहाँ से फरार हो गए थे। ये घटना थाना नौबस्ता के लिए एक चैलेंज थी और इसमें इंस्पेक्टर नौबस्ता और चौकी इंचार्ज नितिन सिंह, देवेंद्र यादव, सुशील कसाना और इनकी सारी टीमों ने, इसके अलावा जो हमारी सर्विलांस की टीम उसने भी इस संयुक्त प्रयास से इस घटना में शामिल फिलहाल 2 अपराधियों को पकड़ा है। इसमें अभी एक अपराधी फरार चल रहा है। ये इसमें पकड़ा गया अपराधी राहुल सिंह और दूसरा रोहित, ये मूल रूप से बेथरा गाँव अचलगंज उन्नाव के रहने वाले हैं। और इसमें पहले अपराधी राहुल का 5 का मतलब लूट का पुराना आपराधिक इतिहास है। ये लूट में, गैंगस्टर में और बलात्कार की धाराओं में जेल में रहा है। अभी 27 माह बाद जल्द ही ये जेल से छूटा था और पुनः इसने 2 घटनाएं लगातार चेन स्नैचिंग के क्षेत्र में की थी और हमारी टीम ने बहुत ही सार्थक प्रयास करके और अथक परिश्रम से लगातार फुटेज के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे और उन्नाव में अचलगंज के देहात क्षेत्रों में भी इन्होंने कैमरे के माध्यम से इस सारे केस को वर्कआउट किया है। इस अच्छे वर्कआउट के लिए इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का एक नगद पुरस्कार भी दिया जाता है और इनके इस कार्य की भूरिभूर प्रशंसा की जाती है। सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंगरू अग्रवाल द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2025 थाना सिधौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बाड़ी के निकट कोनी घाट पुल के पास से जबरन वसूली की घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग के अनावरण एवं संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। उक्त दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सिधौली कपूर कुमार के नेतृत्व में SOG टीम व थाना सिधौली की पुलिस टीम द्वारा थाना सिधौली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 279/24 धारा 308(5), 351(2), 351(3) BNS थाना सिधौली जनपद सीतापुर में प्रकाश में आए 50,000 रुपए के इनामी वांछित अपराधी छोटू मिश्रा उर्फ सुनील मिश्रा उर्फ संजय मिश्रा के पुत्र ओम प्रकाश निवासी सिद्धेश्वर नगर थाना सिधौली जनपद सीतापुर को ग्राम बाड़ी के कोनी घाट पुल के पास से पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। कार्रवाई का विवरण आपको बता दें, दिनांक 23 दिसंबर 2025 को सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल से एक संदिग्ध व्यक्ति आ रहा है, जिन्हें SOG टीम तथा थाना सिधौली पुलिस टीम द्वारा सिधौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बाड़ी के निकट कोनी घाट के पास रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार अपराधी पुलिस द्वारा टीम पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया जाने लगा, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व गिरफ्तारी के उद्देश्य से की गई जवाबी कार्रवाई के दौरान अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है। आज सिधौली थाने की पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी छोटू उर्फ सुनील उर्फ संजय जो सिद्धेश्वर उर्फ सिधौली का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया था और वो 3 मुकदमों में पिसामा के लूट में
और 2 मुकदमे सिदौली के हैं, उसमें वांछित था, जिस पे 50,000 का पूर्व से इनाम घोषित था। इसके आपराधिक इतिहास में करीब 1 दर्जन मुकदमे उसके लूट और हत्या के हैं। इसके पास से मुठभेड़ में एक अपाचे बाइक, 1 अदद तमंचा 12 बोर का और खोखा कारतूस, कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। इसके आपराधिक इतिहास को और जांच की जा रही है। साथ ही इसमें इसका एक साथी की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार करके और घटना का अनावरण किया जाएगा। कटघर थाना क्षेत्र में सुबह घने कोहरे ने तबाही मचाई है। मुरादाबाद रामपुर पर घने कोहरे के कारण कम दृश्यता के कारण 2 ट्रक अनियंत्रित होकर आपस में भिड़ गए और डिवाइडर से जा टकराए। हादसे का एक लाइव वीडियो सामने आया है जिसमें एक ट्रक ड्राइवर पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया है और साथ ही आपको बता दें पीछे से आ रहे दूसरा ट्रक टकराने गया है और साथ ही हादसे के बाद हाईवे पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचे, राहत कार्य शुरू किया गया। श्रावस्ती में शीतलहर का प्रकोप, ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। श्रावस्ती जनपद में शीतलहर का कहर जारी है। घने कोहरे और बढ़ती ठंड के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है और साथ ही सुबह से ही कोहरे की मोटी चादर छाई हुई है जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए, वहीं अधिकांश लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर हैं। घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी थम सी गई है। नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अत्यधिक ठंड और घने कोहरे को देखते हुए अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले, केवल अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही सावधानी के साथ बाहर निकलें। श्रावस्ती में अत्यधिक लहर का प्रकोप, घने कोहरे के साथ ठंड लगातार बढ़ रहा है। श्रावस्ती में अत्यधिक वाहन और इसमें दिक्कत हो रही है। देखिए मैं अपने कैमरा में दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए वाहन चलने में कितनी दिक्कत आ रही है। खबर उन्नाव से है, जहां तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर निकाली जाने वाली 9वीं विशाल तुलसी पूजन यात्रा को इस वर्ष नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक व अध्यक्ष विमलेश द्विवेदी के स्मृति शेष पिता महेश चंद्र द्विवेदी जी को समर्पित किया जाएगा। आपके संस्कार हमारी पहचान शीर्षक के साथ आयोजित यह यात्रा भारतीय संस्कृति के संरक्षण, युवाओं में राष्ट्रभक्ति के संचार और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाएगी। बता दें कि यह जनवरी और साथ ही आज आयोजित प्रेस वार्ता में संस्थान के महासचिव व प्रवक्ता विनय द्विवेदी ने दी और जानकारी दी और साथ ही उन्होंने बताया कि विमल द्विवेदी की अध्यक्षता अनुपस्थिति में कार्यक्रम की तैयारियों को अंतरिम रूप दिया जा रहा है और इस यात्रा के दौरान 51,000 तुलसी के पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक इकाइयों और झांकियों इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहेंगी। कार्यक्रम में 12वीं सदी के अवध के महान शासक योद्धा महाराज बिजली पासी तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान और उनकी 150वीं जयंती को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया जाएगा। और साथ ही प्रेस वार्ता में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, राकेश राजपूत, निशांत शुक्ला, अवधेश दीक्षित, विकास सिंगर, मनीष अवस्थी, शिव सेवक त्रिपाठी, अभिषेक तिवारी, धर्मेंद्र शुक्ला सहित संस्थान के पदाधिकारी उपस्थित रहे। समिति ने सभी धर्म प्रेमियों और राष्ट्र भक्तों से इस विशाल यात्रा में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया है। सनातन ने ठाना है कि अब बड़ा दिन नहीं मनाना है। नर सेवा नारायण सेवा की तरफ से 25 दिसंबर को जब बड़ा दिन होता है तब तुलसी पूजन का कार्यक्रम रखा जाएगा। क्या पूरी रूपरेखा है कार्यक्रम की और किस तरीके से सनातन को जगाने की एक प्रक्रिया है? इसकी रूपरेखा इस तरह से है कि इस वर्ष विमल भैया के पिताजी का देहावसान हुआ 20 दिसंबर को, तो उनकी स्मृति में हम उनको ही ये यात्रा इस दिन की समर्पित कर रहे हैं। ये 9वीं विशाल यात्रा होगी तुलसी पूजन की। इसमें तुलसी के पौधों का वितरण भी होगा
और जैसा कि हम गत वर्षों में भी करते रहे हैं कि महापुरुषों की झांकियां होंगी, इसमें काकोरी कांड के शहीद अशफाक उल्ला, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जी की झांकियां होंगी। इसके अलावा 12वीं शती के महान योद्धा बिजली पासी और सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का वर्ष है, तो उनकी भी श्रद्धांजलि उनको देते हुए झांकियां होंगी। इसके अलावा मातृशक्ति बहुत बड़े पैमाने पे हमारी यात्रा में शामिल होगी, क्योंकि बच्चों को संस्कार देने का काम जो है वो महिलाओं का होता है। और माएँ जब हमारे इस अभियान से जुड़ेंगी, सनातन की इस पहल से जुड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अगली पीढ़ी पर जाएगा और बच्चों पर जाएगा और वो समाज में कहीं ना कहीं चेतना के रूप में फैलेगा। इसके अलावा हम पर्यावरण को लेकर भी, चूँकि शुरू से ही हमारे समिति का आग्रह रहा है कि प्लास्टिक के पौधों के बजाय हम तुलसी के पौधों की पूजा करें, इसी पर पूरी यात्रा निर्भर करती है। तो निःशुल्क तुलसी के पौधों का वितरण अभी तक जारी है और यात्रा वाले दिन भी ये जारी रहेगा। और इसमें हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि प्लास्टिक के पौधों के बजाय आप तुलसी के पौधों को घर में लगाएं और उनका पूजन करें, ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और कहीं ना कहीं जो आधुनिक समाज है वो अपनी पुरानी जड़ों से जुड़े और सनातन की जो महत्व है, जो वैज्ञानिक परंपराएं हैं, उनसे कहीं ना कहीं जुड़ा रहे और ताकि हम आगे बढ़ सकें। और राष्ट्र और संस्कृति को जो हमले हमारे प्रति हो रहे हैं, हजारों वर्षों से जारी हैं, तो उनके प्रति कहीं ना कहीं जन जागरण का काम हमारी संस्था के द्वारा किया जा सके, तो ऐसा हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का जो बलिदान का सप्ताह है वो इसी सप्ताह आता है, जिसमें उनके 4 बच्चों ने धर्म के लिए अपने को कुर्बान किया था या बलिदान कर दिया था, तो उनको श्रद्धांजलि देती हुई भी झांकियाँ हमारी यात्रा में शामिल रहेंगी। बदायूं में विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू परिषद में आक्रोश है और दीपू दास की हत्या के मामले में निकाला गया फ्लैग मार्च। दीपू दास की बांग्लादेश में निर्मम हत्या के मामले में हिंदू परिषद में आक्रोश है। भारत से बांग्लादेशियों को निकालने की मांग तेज हुई है। बदायूं में महाराणा प्रताप चौक पर फूंका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला। पूरा मामला बदायूं के महाराणा प्रताप चौक का है। उज्जवल जी, आज कचहरी चौराहे पर आपने जो बांग्लादेश सरकार का जो पुतला दहन किया है, तो क्या है ये पूरा मामला? ये बांग्लादेश सरकार में जो बांग्लादेशी प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, और वो जिस तरह से सत्ता चला रहे हैं और हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये इंसानियत के नाप पे इतना बड़ा धब्बा लगा दिया यूनुस ने कि जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और उनको सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश में माइनॉरिटी सुरक्षित ही नहीं है। आप माइनॉरिटी को सुरक्षा ही नहीं दे पा रहे। हमारे यहाँ माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए आयोग बना हुआ है, ये भारत की बात है, लेकिन बांग्लादेश को इस बात को समझना होगा। लेकिन ये संगठन के निर्देश पर, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के निर्देश पर पूरे भारत में बांग्लादेश प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला फूंका गया, जो यहाँ भी हम लोगों ने फूंका। लेकिन बहुत जिम्मेदारी और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हमने इस प्रकार के कृत्य यहाँ बांग्लादेशियों के साथ कृत्य शुरू कर दिए तो फिर क्या होगा। इसलिए बांग्लादेश की सरकार को मैं मोदी जी के माध्यम से मोदी जी से कहना चाहूंगा, आप बांग्लादेशी प्रधानमंत्री यूनुस से बात करके इस चीज का, वहां के हिंदुओं का सुरक्षा दिलवाने का कार्य करें, तभी अच्छा होगा। अच्छा, ये एक सवाल और था आपसे कि इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पे निरंतर हत्याएं की जा रही हैं, अत्याचार हो रहा है और विपक्ष बिल्कुल भी। अरे ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। विपक्ष कभी भी राष्ट्र के मुद्दे आते हैं, राष्ट्र प्रेम से जुड़े मुद्दे होते हैं या फिर हिंदुओं से जुड़े मुद्दे होते हैं, और खास तौर से हिंदुओं से जुड़े मुद्दे की बात कर रहा हूँ। विपक्ष तो कभी साथ देता ही नहीं है। उसके लिए तो मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा, उसे डर लगा रहता है, इसलिए वो तो विपक्ष तो बोल ही नहीं सकता। और हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से वहां के हिंदुओं की आवाज को उठा रहे हैं और निश्चित रूप से एक कड़ा संदेश मोदी जी को वहां देना पड़ेगा।
जनपद बदायूं में बिजली घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई प्राइवेट लाइनमैन की हत्या। पुलिस गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर ने देखते ही किया मृत घोषित। पुलिस अपनी जिम्मेदारी से जिला अस्पताल में बचती हुई नजर आई और शव को इमरजेंसी में छोड़कर पुलिस हुई गायब। डॉक्टर ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ही शव लेकर आई थी और उसे छोड़कर चली गई। परिजन भी जिला अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार। मृतक प्रेमपाल पुत्र थान सिंह निवासी धीमपुरा थाना वजीरगंज का रहने वाला था। सीतापुर शहर के गल्ला मंडी विकास नगर के खलिहान की 2 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे को कराया गया खाली। प्रशासन द्वारा खाली कार्रवाई सरकारी जमीन की कीमत बताई जा रही 27 करोड़ रुपए। प्रशासन के द्वारा कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं की गई थी खाली। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कराया खाली। मौके पर तहसीलदार व नगरपालिका के अधिकारी संयुक्त टीम मौजूद में अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। बुंदेलखंड के महोबा जिले में बीते कई दिनों से जारी शीतलहर और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सुबह और रात के समय शहर घने सफेद कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। हालात ऐसे हैं कि कानपुर सागर झांसी मिर्जापुर और मिर्जापुर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। कोहरे के कारण स्कूली वाहन, ट्रक, बसें और एम्बुलेंस सड़कों पर रेंगती हुई दिखाई दे रही। वाहन चालक येलो लाइट और साथ ही पार्किंग लाइट जलाकर अत्यधिक सावधानी से वाहन चलाने को मजबूर है। वहीं ठंड और कोहरे के चलते राहगीर और मुसाफिर भी बेहद बेहाल नजर आ रहे हैं। लोग अलाव और रैन बसेरों का सहारा लेकर खुद को ठंड से बचाने का प्रयास करते नजर आए हैं। इसी के साथ गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं ताकि वे कड़ाके की ठंड में सुरक्षित रह सके। अलाव की व्यवस्था भी प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर की गई है, जहां लोग बैठकर अपने हाथ और शरीर को गर्म कर रहे हैं। और हीटर भी है। सर्दी को लेकर रजाई है, गद्दे हैं और हीटर भी है, अलाव जलता है। हाँ। कितने यात्री आते हैं यहाँ पर जो मुसाफिर हैं? हाँ, मुसाफिर आते रहते हैं। कल रात्रि में 6-7 मुसाफिर रुके हुए थे। हाँ। अलाव के क्या इंतजाम है? अलाव के इंतजाम बढ़िया है, लकड़ी जल रही है, समय पे आ जाती है, अलाव जलता रहता है। ठंड से राहत है? हाँ, ठंड से राहत है। प्रशासन के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे। जो बाहर के लोग आते हैं उन्हें काफी राहत है, वरना इस जगह पे कोई ऐसा इंतजाम नहीं था कि कोई रुक पाए। क्या क्या इंतजाम देखे आप? इंतजाम यहाँ आग है, लकड़ी है, हीटर है और गद्दे, रजाई, कम्बल वगैरह सब पूरा इंतजाम किया गया। बदायूं में भारतीय किसान यूनियन ने जिला सहकारी अस्पताल पुरुष में धरना प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि अस्पताल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष केपी राठौर ने बताया कि 26 दिसंबर 2025 को उनके ही संगठन के व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें रोहित नाम के कर्मचारी ने 20,000 ले लिए थे और आयुष्मान कार्ड से भी रुपए कटवा दिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि अस्पताल में सिटी स्कैन, दवाइयों और अन्य सेवाओं के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार पाल ने किसान यूनियन से ज्ञापन लिया है और साथ ही 7 दिन के अंदर जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिला अध्यक्ष केपी राठौर ने कहा कि अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो वे 8वें दिन फिर से धरना देंगे और अस्पताल में ताला डाल देंगे। जिला अस्पताल आए, किस लिए आए आज? जिला अस्पताल जो धरना चल रहा है आपका? ये धरना इसलिए हुआ सर, यहाँ पर जो है एक हमारा पेशेंट भर्ती हुआ था जिसका पैर फ्रैक्चर था और उसका रॉड पड़नी थी। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक रोहित नाम के व्यक्ति ने 20,000 रुपए ले लिए उससे और उसे डराया धमकाया कि किसी को बोलना नहीं है, किसी से कुछ कहना नहीं है। 20,000 वो ले लिया और उसके बाद आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ। 27,800 रुपया आयुष्मान कार्ड से डेबिट कर दिया गया। और दूसरी बात, जितनी भी दवाई ये भी खोल दो, लोग कहेंगे वो हमारा कार्यकर्ता है सर। नहीं, जिसने लिए पैसे सर बाइट गड़बड़ ऐसा है। फिर यहाँ पर उसको जो दवाई लिखी गई वो टोटल बाहर से दवाई लिखी गई। अस्पताल में दवाई नहीं तो बंद कर दो अस्पताल को।
यहाँ पर सिटी स्कैन में पैसा लिया जा रहा है, दवाएं बेची जा रही हैं और जो है ओटी में पैसा लिया जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है और सबसे ज़्यादा करप्शन है इमरजेंसी में। जिस इमरजेंसी में जिस संविदा कर्मी डॉक्टर की ड्यूटी होती है, वो कोई लड़ाई झगड़े वाले केस आते हैं तो सबसे पहले सेटिंग करके वहाँ पैसा लिया जाता है, उसके बाद एक्सरे रूम में उसे रेफर किया जाता है, उसके बाद कान नाक गला रूम में रेफर किया जाता है, दोनों जगह लूट करके और गलत उसकी। ये आपका धरना कब तक चलेगा? ये धरना अभी हमने ज्ञापन जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने 7 दिन का टाइम दिया है। इन समस्याओं का 7 दिन के अंदर अगर निराकरण नहीं होता है तो 8वें दिन CMS कार्यालय पर तालेबंदी करा के यहाँ अनिश्चितकालीन धरना बना के खिचड़ी बनेगी यहाँ। महोबा रोडवेज परिसर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित की गई। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर सुरेश ने उद्घाटन किया। स्वास्थ्य जांच के दौरान चालकों और कर्मचारियों की आंखों सहित HIV, हेपेटाइटिस B और मलेरिया टाइफाइड जैसी बीमारियों की जांच की गई। अधिकारियों ने समय समय पर ऐसे शिविर की आवश्यकता पर जोर दिया। महोबा रोडवेज परिसर में मंगलवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुरेश ने किया। उन्होंने बताया कि रोडवेज के चालक और कर्मचारी अक्सर लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं और लगातार सफर, अनियमित खान-पान और पर्याप्त आराम न मिलने के कारण उनकी सेहत पर प्रभावी असर पड़ता है। विशेष रूप से आंखों की कमजोरी से वाहन संचालन में कठिनाई आती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य शिविर में कर्मचारियों की आंखों की जांच के साथ साथ HIV, हेपेटाइटिस B, मलेरिया टाइफाइड सहित अन्य जरूरी परीक्षण किए गए हैं। सभी सैंपल लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इस अवसर पर महोबा डिपो के अधिकारी, डॉक्टर, रोडवेज बस कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर को महत्वपूर्ण बताते हुए भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया। देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जो है रोडवेज में जो स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, इसमें ये लगाया है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं तो उसको रोका जा सके। उसका और जो हमारे ड्राइवर और जो रोडवेज के कर्मचारी बहुत दूर दूर तक जाते हैं तो उनको ढेर सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, कहीं खाना पानी कुछ भी हो। और आंखों की जांच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आंखों की जांच की जाएगी। अगर विजन डिस्टर्ब है तो इस तरह के कोहरे में और चलाने में, गाड़ियों को चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमारा उद्देश्य है कि जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं परिवहन की तरफ से हो या कोई भी हो, उनको विजिबिलिटी अच्छी हो, स्वस्थ रहें, जिससे अपने विवेक से वो अच्छी गाड़ी चला सके और इन दुर्घटनाओं से जो बच सके और आम पब्लिक को भी बचा सके। सर, क्या जांच होना है कैंप में? उस कैंप में देखिए, आपका आई विजन होना है, HIV है, हेपेटाइटिस B है, VDRL है और मलेरिया टाइफाइड, ये जो भी जांचें संभव है, जो भी दिक्कत हो किसी तरह की, सब तरह की जांचें होंगी। ये कैंप आज ही के दिन केवल 23 तारीख को ही इसको किया गया है और जनपद में हर एक जगह इसी तरह के कैंप लगेंगे जिससे पूरे सप्ताह चलता है। कैंप में कौन कौन विशेषज्ञ हैं? हमारे यहाँ कैंप में जो है, देखिए, आंख के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सक्सेना साहब, और बाकी कोई विशेषज्ञ की वहाँ जरूरत थी नहीं। और ENT के डॉक्टर नरेंद्र गए थे, उन्होंने भी देखा है। वहाँ के हमारे सभी डॉक्टर हैं, जो ट्रीटमेंट वहाँ पे होना चाहिए। मैक्सिमम तो वहाँ से सैंपलिंग की जाएगी, जो जांचें होंगी उनको लैब में करवाया जाएगा। अगर कोई मरीज निकलता है किसी तरह का तो उसका फॉलोअप किया जाएगा, उसका जो उपचार होगा उसको यहाँ से दिया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर मूल्य खातों से साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़। थाना सिरसिया व थाना सोनवा साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 2 अभियुक्त गिरफ्तार। जांच में करीब 56 लाख रुपए के अवैध लेन देन का खुलासा। अभियुक्तों के पास से बैंक पासबुक, ATM कार्ड, चेकबुक, मोबाइल व अन्य दस्तावेज बरामद। मामले में IT एक्ट व BNS की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। आगे की जाँच जारी। साइबर ठगी की गई है सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना सोनवा और थाना सिरसिया में 2 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में दोनों थानों पर 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जो कि BNS की धारा 3(5), 111, 319(2), 318(4) और 351(3), 352 और 111 BNS में पंजीकृत किए गए हैं।
इसमें टोटल दोनों मुकदमे मिलाकर 5 अभियुक्त हैं, जिनमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। इन अभियुक्तों का जो मोडस ऑपरेंडी था, ये जो गरीब और किसान व्यक्ति हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर खाते खुलवाते थे। उनको बताते थे कि तुम्हें इन खातों से इतना अमाउंट का तुम्हें लाभ होगा। उनको शुरुआत में खाता खुलवाने के लिए 1000, 1500, 2000 रुपये तक पर खाता दिए जाते थे। फिर उनकी खाते की डिटेल्स और ATM कार्ड अपने पास इन साइबर ठगों के द्वारा रख ली जाती थी। इन दोनों मुकदमों में इन 5 अभियुक्तों द्वारा लगभग 55 लाख रुपए की अभी ठगी सामने आई है। और भी इसमें कार्य किया जा रहा है। ये अमाउंट और भी बढ़ सकता है, क्योंकि और भी इनके खातों और ट्रांजैक्शन की डिटेल की जानकारी की जा रही है। जो सोनवा से अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसका नाम वीरेंद्र पुत्र जानकी, जो कि थाना सोनवा का निवासी है। इसमें 2 अभियुक्त वांछित हैं, जिसका नाम वशिष्ठ और दूसरा महिला है सुहानी श्रीवास्तव, जिनका पता अज्ञात है, जिनके बारे में जानकारी की जा रही है। दूसरा जो मुकदमा थाना सिरसिया में पंजीकृत हुआ है, इसमें गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है शिव प्रताप वर्मा, जो कि थाना सिरसिया का ही निवासी है। और दूसरा अभियुक्त जो वांछित है उसका नाम है सुदीप वर्मा। सर, ये कहाँ से गिरफ्तारी हुई? कितने लोग एक पूरी टीम में थे सर? देखिए, इनकी दोनों की गिरफ्तारी रेस्पेक्टिव थाना क्षेत्रों से सोनवा और सिरसिया से ही की गई है। चूँकि साइबर में एक पूरी लेयर और एक पूरी लिंक स्टैब्लिश करनी होती है। इनके आगे भी कुछ लोग हो सकते हैं। ये जो व्यक्ति हैं ये बिचौलिए भी हैं इनमें से, और कुछ व्यक्ति इनमें से जो हैं इनके मास्टरमाइंड्स भी हैं, जिनका भी विवेचना के क्रम में पता लगाया जाएगा। और भी खाते खंगाले जाएंगे और भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाली जाएगी। तो ये जो टोटल फ्रॉड अमाउंट है ये बढ़ भी सकता है, और इनके अभियुक्तों के खाते भी सीज किए जाएंगे और जो अमाउंट है वो रिकवर कराया जाएगा। सर, पुलिस पूछताछ में कब से ये लोग काम कर रहे थे? देखिए, लगभग 1.5 साल से ये लोग एक्टिव थे, और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने थाना सोनवा में 6 पीड़ितों से 2 अलग अलग खातों के माध्यम से 24 लाख और 16 लाख का ट्रांजैक्शन, लगभग 40 लाख का ट्रांजैक्शन थाना सोनवा से किया था। और भी जानकारी की जा रही है, और भी पीड़ित इसमें सामने आएंगे, और भी थानों में इस तरह की गतिविधियां होंगी तो उनकी भी जानकारी निकाली जा रही है। जनपद बदायूं से 75 रोडवेज बसें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए होंगी। आज रात रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखनऊ में विशाल रैली होनी है। और साथ ही ARM राजेश कुमार पाठक ने बताया कि 25 बसों पर एक सुपरवाइजर की व्यवस्था की गई है। हर बस चालक और परिचालक भी मौजूद रहेंगे। सभी बसों को कल दिन में 12 बजे पहुंचने का निर्देश दिया गया। सभी चालक और परिचालकों को आज आई कार्ड जारी कर दिए गए हैं। कितनी बसें जा रही हैं रैली? 75 बसें, लगभग 75 बसें, 25 बसों पर एक सुपरवाइजर तय किया गया है। और सारी बसें लखीमपुर जा रही हैं। लखीमपुर से जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्येक बसों को लगे हुए हैं, और एक सिक्योरिटी लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यक्रम है लोक प्रेरणा स्थल पर बसंत कुंज में, और वहाँ पर सारी बसें बदायूं की लगी हुई हैं। ये वापसी कब होगी वैसे? 25 की शाम को कार्यक्रम खत्म होते ही 25 की शाम को रात में बसें आ जाएंगी, और दोपहर में आज रात में निकलेंगी सारी बसें और कल रात में आ जाएंगी। आपने बताया कि 25 बसों पर एक सुपरवाइजर लगाए गए हैं। हाँ। तो क्या वो देख रेख कर लेंगे? हाँ, 25 बसों पे एक सुपरवाइजर लगे हुए हैं और एक जिला स्तरीय अधिकारी लखीमपुर के लगे हुए हैं। और वहाँ पर जो उनके टीम बनी हुई जिसपे बस में लोग बैठेंगे उसमें उनके सदस्य भी लगे हुए हैं, और एक सिक्योरिटी का आदमी लगा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री की 7 लेयर की सिक्योरिटी होती है। ये हमारी बसें जो है 4थे लेयर में प्रवेश करेंगी। ये सुपरवाइजर के नीचे भी कोई है क्या? नहीं, सुपरवाइजर चालक और परिचालक है। परिचालक को नहीं जाने का था, लेकिन बाद में शासन का निर्देश आया कि परिचालक भी साथ में जाएंगे, तो परिचालक भी लगे हुए हैं। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां इटावा चित्रकूट की डिप्टी जेलर की दर्दनाक मौत हो गई है। घर लौटते समय पड़ा अटैक। और साथ ही जसवंत नगर क्षेत्र के निवासी थे 55 वर्षीय प्रमोद कुमार कनौजिया। चित्रकूट जिला जेल में डिप्टी जेलर के पद पर तैनात थे प्रमोद कुमार कनौजिया। तबीयत बिगड़ने पर छुट्टी लेकर लौट रहे थे घर। इटावा पहुंचने से पहले ही थमी सांसें, परिजनों में मचा कोहराम। इटावा जिला अस्पताल में डॉक्टर ने किया मृत घोषित। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, परिवार में कौन खत्म हो गया है? हमारे जो चाचा थे डिप्टी जेलर पद पे निर्मल, तो वो एक्सपायर कल रात में। कैसे हो गए, क्या रहा? वो छुट्टी लेके घर पे आ रहे थे, तो जो है रास्ते में पता चला कि उन्हें अटैक आया है। तो जो है फिर कहाँ लेके गए? उस
सीधे रास्ते में आ रहे थे, मोती झील लेके इधर ही आ रहे थे। मोती झील अपना सरकारी अस्पताल इटावा था जो है, उसी में जब ले गए तो वहाँ पे जो है। अच्छा, क्या नाम था इनका? हमारे चाचा का नाम प्रमोद कुमार कनौजी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम रामताल के रहने वाले हैं, थाना जसमत नगर, जिला इटावा। ये कब से तैनात थे चित्रकूट में? ये लगभग 2 साल हो गए। किस पद पे? डिप्टी जेलर पे। राजधानी लखनऊ में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का भव्य वार्षिक अधिवेशन संपन्न। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की गरिमामय उपस्थिति में रेल कर्मचारियों की एकता व अधिकारों पर हुआ मंथन। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन AIRF एवं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन NRMU के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वार्षिक अधिवेशन अत्यंत भव्य, सफल, गरिमामय एवं ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी, यूनियन पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल हुए, जिससे आयोजन की व्यापक और महत्वता भी बढ़ गई है। अधिवेशन स्थल पर स्थापित विशाल पंडाल में रेल कर्मचारियों का उत्साह, अनुशासन, संगठनात्मक एकता और संघर्षशील भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों के स्वागत, दीप प्रज्वलन तथा नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हुई। और यहाँ ये एक संकल्प लेके जा रहे हैं कि लोगों का निजीकरण, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी जो बढ़ रही है उसके ऊपर रोक लगवाएंगे। ये जो मकान तोड़े जा रहे हैं उनकी जगह जब तक मकान नहीं बनते हैं तब तक इसका विरोध करेंगे। हमारी लिविंग कंडीशन में सुधार होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में सुधार होना चाहिए। ये जो काम के धंधे बने हुए हैं उनको करना चाहिए। 2 लाख से ऊपर वैकेंसी खाली है, उनको भरने का काम होना चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं होगी तो आने वाले समय में जबरदस्त संघर्ष होगा। यही कहेंगे कि हमने पीछे तौर पर माननीय रेल मंत्री जी को रेल बोर्ड को कहा है कि निजीकरण हमारे लिए, देश के लिए, हमारे उपभोक्ता के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप जिन लोगों को लगा रहे हैं, ठेका दे रहे हैं, वो लोग कुशल नहीं है, इससे रेलवे की शक्ति को खतरा है। आने वाले समय में उस पर रोक लगाई जाए, वरना हम तमाम लोग मिलकर के हम पूरे देश में एक संघर्ष करने का काम करेंगे और निजीकरण नहीं होगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जो मामला है उनमें 80% मामले जो है यूपीएस की, वो हमने यूपीएस में पूरी करा ली है। सरकार से बातचीत चल रही है, जो बचे हुए मसले हैं उनको हल कराने का। NRMU और AIRF अपना वार्षिक अधिवेशन मना रहा है, क्या कुछ कहेंगी मैम? क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहे वार्षिक अधिवेशन? मुद्दे तो बहुत सारे रहे, लेकिन अगर मैं महिलाओं के बारे में कहूँ तो बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा है जो हमारे चाइल्ड केयर लीव पे। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे रेलवे के जो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में उसमें IVF का भी एक सेंटर खुलना चाहिए। बाकी जो हमारी महिलाएं हैं, एक जो अभी उनके लिए लागू हुआ है कि 1 टाइम ऑप्शन देके वो दूसरे कैडर में जा सकती है, जो कि रनिंग में है, सेफ्टी में है, लेकिन बहुत सी जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, बहुत से जोन में नहीं हुआ लागू, तो उसके लिए भी हमारा मुद्दा है। तो ये 3-4 प्रस्ताव है, उसको हमने रखा है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन 8वें पे कमीशन के सामने, ये हमारा मुद्दा रखेगा। किस इशू पे बात करना? यस, आउटसोर्सिंग सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी को लेके आज यहाँ रेजोल्यूशन भी शायद पास करेंगे वो लोग। आउटसोर्स में जो कोर एक्टिविटीज है, हमारी सेफ्टी कैटेगरी की जो एक्टिविटीज है, उसको भी आउटसोर्स करने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। कि जो एक कानून लेके आ गए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाला, उसके तहत ये सारी कोर एक्टिविटीज को भी आउटसोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका AIRF और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जो है वो पूरा पुरजोर विरोध करेगी और हम लोग इसको कभी होने नहीं देंगे।
मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के रफतपुर में आज सुबह करीब 7 बजे ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। घने कोहरे की आड़ में गौकशी की बड़ी वारदात को अंजाम देने निकले बदमाशों की पुलिस के सामने आमने मुठभेड़ हो गई है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी है। स्थिति बिगड़ने देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में गौकशी गैंग के सरगना नसीम उर्फ गजरा के पैर में गोली मारकर ढेर होते होते बचा लिया है। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी महेंद्र गाड़ी में सवार होकर जंगलों की तरफ जा रहे थे। जैसे ही पुलिस ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, बदमाशों ने बिना चेतावनी पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और गोलियों की आवाज से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। कॉम्बिंग ऑपरेशन में 5 छात्र गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बाद पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी और सघन कॉम्बिंग अभियान ऑपरेशन चलाया। कार्रवाई के दौरान कुल 5 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम नसीम उर्फ गजरा, मुख्य आरोपी एनकाउंटर में घायल हो गया। फहीम मोहम्मद कासिम एक अन्य साथी। इनमें से 2 आरोपी कुंदरकी थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि 3 आरोपी सिरस खेड़ा गांव के बताए जा रहे हैं। कब हुई हो, कहाँ हुई? देखिए, एसएचओ कटघर और एसओजी टीम को आज जानकारी मिली थी कि कटघर थाना क्षेत्र में कुछ जो गोकसी के अभियुक्त हैं उनका मूवमेंट है और ये कहीं घटना कारित करने वाले हैं। इस सूचना पर उन लोगों ने अपनी टीम को जो रफतपुर एरिया, रफतपुर अंडरपास एरिया, वहां पे लगाया था। वहां पे एक महिंद्रा पिकअप को रोक करके उससे पूछताछ करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये लोग भागे और पुलिस टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें एक नसीम उर्फ गजरा है, वो घायल हुआ। बाकी 4 लोगों को हमारे टीम ने कॉम्बिंग करके पकड़ा है। बेसिकली इन लोगों ने 2 घटनाएं थाना कटघर क्षेत्र की कारित किया जाना स्वीकार किया है और इनके पोजीशन से वो महिंद्रा पिकअप और उसके साथ साथ गोकसी करने के कुछ इम्प्लीमेंट्स हैं उनसे बरामद हुए हैं। अवैध असला बरामद हुआ है और इसमें इन 5 के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बेसिकली ये जो अभियुक्त हैं, ये इनके ऊपर पुराना क्रिमिनल का इनका हिस्ट्री भी है। लोगों ने पहले भी बहुत सारी घटनाएं करी हैं और नसीम गजरा के ऊपर ही लगभग 2 दर्जन के आसपास मुकदमे हैं। इस प्रकार अन्य जो इनके 4 साथी हैं, ये सब सिरस खेड़ा और कुंदरकी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनको अभी अरेस्ट किया गया और बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर सीतापुर से है, जहां अटरिया के कबरन गांव में चोरों का तांडव। एक ही रात में चोरों ने 6 घरों को बनाया निशाना। रात करीब 2:30 बजे छत के रास्ते घरों में घुसे थे चोर। नकदी, सोने चांदी के जेवरात व मोबाइल चोरी। एक घर में शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे हुए फरार और साथ ही गांव में दहशत का माहौल। ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर के, सीतापुर अटरिया थाना लगा। गांव कौन सा है? कबरन। कबरन। आपके घर में चोरी हुई है, क्या क्या गया है? सोने का बुंदा गवा 10,000 रुपया। अच्छा, कैसे पता चला आपको चोरी? जब सबको रोवे ला तो सबके पहले इनके घर गए, फिर रोवे लगी, तब हम उनके घर गए, तब उधर तेने पर्चियाँ कहूँ फोटो कॉपी मिली हमारे घर की, तब हम अपने घर देखा, तब अपने घर पाए। तो 10,000 रुपए वो जो है नाक का बुंदा। लगभग कितने घरों में चोरी हुई है यहाँ? कितने लोग, कितने घर हैं टोटल? एक ये, हाँ, एक वो और 2 उधर, एक 5 घरों में। हाँ, 5। रमेश। कहाँ के रहने वाले हैं? कबरन। चोरी आज बताई जा रही है, कितने घरों में चोरी हुई है? आपका जो है क्या क्या गया? हमारा तो 10,000 रुपया गोलक में, गोलक से। हाँ, गोलक से। हाँ। और हमारे भाइयों का, हाँ, ये कान की रहा है वो टपे और 1500 रुपया। अच्छा, लगभग गांव में कितने घरों में चोरी हुई? और मोबाइल भी गया है। मोबाइल भी गया। हाँ। गांव में कितने लोगों के घर चोरी हुई? 6 घर में। 6 घर। कौन कौन है शामिल? ये इसमें रमेश, बबलू और काशीराम और सनीलाल, विजय और प्रेम और इंद्रपाल। टोटल 6 घरों में चोरी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।